Good afternoon, students. Today we are going to study our NCERT क्लास. जैसे हमने कल कहा था कि हमारा फर्स्ट NCERT का सीरीज जो है फर्स्ट क्लास हमारा आज से स्टार्ट होगा. और जैसे आपका जैसे EVS का क्लास 5th का जो EVS का बुक होता है NCERT का, उसमें कुछ ऐसे नोट्स दिए रहते हैं जो शायद बुक के साइड में यानी पेजेस जितने होते हैं ना टॉपिक चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनके साइड्स में देखिएगा आपको अलग अलग छोटे छोटे लेटर्स में कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस में बना करके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया रहता है. तो उनको हमने यहाँ नोट डाउन किया है और इसके बारे में हम पहले एक्सप्लेन करेंगे. उसके बाद आपका जो चैप्टर 3 है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 3 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ, 3 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नोट डाउन किए हैं. और उसका जो क्वेश्चन है आपको बुक में मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, और आंसर जो है वो हम PDF के फॉर्म में आपको होमवर्क में भेज दिया जाएगा आपको. ठीक है, वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके भी वहाँ से ये इसको नोट कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, आज जो हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा NCERT का कुछ नोट्स है और इसको हम NCERT क्लास नोट्स हमने लिखा है कि हमारा पहला क्लास है NCERT सीरीज का. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स आएंगे ना जो आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और शायद वो हम लोगों से मिस हो जाता है कभी, क्योंकि हम लोग बुक का तो पूरा पोर्शन हम पढ़ लेते हैं लेकिन छोटे छोटे जो नोट्स या छोटे पॉइंट्स में दिए रहते हैं ना उनको हम नहीं पढ़ते हैं, और कुछ वर्ड्स को शायद हम जान नहीं पाते हैं क्योंकि वो सही तरीके से हम उसको पढ़ते नहीं, इसलिए हमें पता नहीं रहता, या कभी पढ़ते हैं तो उसको उतना सीरियस होकर के नहीं पढ़ते हैं. बट इनमें कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनको हम लोग क्या करेंगे, आज बेहतर तरीके से जानने का कोशिश करेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे. ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं. पहला तो आज का जो इम्पोर्टेंट नोट्स है NCERT क्लास का, तो पहला नोट्स जो है आपका चैप्टर 1 से ही रिलेटेड है. और चैप्टर 1 में आप देखेंगे कि जो चैप्टर है उसके पेज के साइड में आपको कुछ ऐसे कुछ सेंटेंसेस मिलेगा. उसमें सबसे पहला क्या है, वूलर लेक के बारे में दिया गया है. ठीक है, तो वूलर लेक के बारे में कहा जाता है एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक माना जाता है. लेकिन लार्जेस्ट है लेकिन सबसे लार्जेस्ट नहीं है. अगर वर्ल्ड लेवल पर जाएंगे तो वर्ल्ड में बैकाल लेक है जो कि रशिया में, वो खैर हमने नोट डाउन किया है, यहाँ से समझा देंगे आपको क्या है. ये आप जो मेन पॉइंट्स है उनको याद रखिएगा. जैसे आपका देखेंगे वूलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया. यानी वूलर लेक जो है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर जैसा कि हमारे भारत के नॉर्दर्न पार्ट का एक यूनियन टेरिटरी है. ठीक है, और उसको डिवाइड कर दिया गया, उसका 2 हिस्सों में बांटा गया था, जैसे एक लद्दाख बना और एक जम्मू एंड कश्मीर बना. तो ये एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है. ठीक है, उसके बाद क्या है, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम झेलम रिवर. ये झेलम रिवर जो है उससे ओरिजिनेटेड है. जैसे हम देखते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट में कुछ रिवर्स हैं, जैसे चेनाब है, झेलम है, सतलज है, सिंधु है, इस टाइप की कुछ नदियां हैं. ठीक है, उनमें से झेलम रिवर है, ये इसका जो वूलर लेक है इसको ओरिजिनेट यहीं से होती है. ठीक है, यानी कह सकते हैं कि इसके ओरिजिनेशन के पीछे का मेन जो रिवर है वो आपका झेलम रिवर है. ठीक है, फिर क्या है इसमें पूरा तो यहीं तक ही नोट है. आपका देखेंगे कि आप बुक में देखिएगा तो आपको यहीं तक का स्टेटमेंट आपको मिलेगा, केवल वूलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, यहीं तक मिलेगा आपको. लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा में नोट किया कि झेलम रिवर से भी ओरिजिनेटेड होती है. और सेकंड क्या इसमें, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक इज बैकाल लेक इन रशिया. यानी बैकाल लेक जो है उसका नाम बैकाल लेक है. वैसे हमने सिर्फ बैकाल लिखा है, आप नोट कर सकते हैं, बैकाल लेक भी लिख सकते हैं. लेक बैकाल भी कहीं कहीं लिखा हुआ है जो कि रशिया में पड़ता है. ठीक है, तो रशिया जो है वैसे भी वो एशिया का हिस्सा है. ठीक है, और रशिया की एशिया में अगर लार्जेस्ट देखेंगे तो आप बैकाल ही होगा, और वर्ल्ड में लार्जेस्ट देखेंगे वो भी बैकाल लेक ही होगा. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. तो क्या है, जोहार बहुत ही फेमस माना जाता है, क्योंकि देखिए राजस्थान जो है मोस्टली हम लोग राजस्थान को थार डेजर्ट
के वजह से जानते हैं, या कुछ ऐसे कुछ शहर हैं या पिंक सिटी जयपुर के से जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंसी है जिनको लेकर के हम नाम पढ़ते हैं उनके बारे में जानते हैं। बट एक चीज है कि इसमें कुछ वर्ड है उसको ध्यान रखिएगा, जैसे हमने अंडरलाइन किया वुलर लिंक, तो ये क्लियर हो जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। और एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो है, तो वो इंपॉर्टेंट लाइन था उसको याद कर रखेंगे। लेकिन ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है आपका झेलम, तो उसको याद रखेंगे। रशिया में बैकाल लेक है उसको याद रखेंगे, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं जोहाज की, तो जोहाज की जो वर्ड है ना इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये वर्ड जल्दी फिर हम लोग के माइंड में नहीं रहता है और बहुत ही कम सुनने के लिए मिलता है। जोहाज जो होता है एक एरिया है जिसको एक ऑर्गेनाइज मैनर में उसको गड्ढा टाइप का कर दिया जाता है, पॉइंट डिग किया जाता है बहुत बड़ा सा, और उसमें आपको क्या किया जाता है, जो रेन वाटर होता है उसको कलेक्ट किया जाता है वहाँ, क्योंकि बारिश बहुत कम होता है, लेकिन जो भी होता है उसमें जो वाटर है उसको कलेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो फ्रेश वाटर है, ठीक है, सबसे फ्रेश वाटर जो होता है वो आपका रेन वाटर ही माना जाता है। तो राजस्थान में जो वाटर को कलेक्ट करने के लिए जो डिगिंग पॉइंट्स बनाए जाते हैं ना उन्हीं को जोहाज कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, जोहाज इन राजस्थान आर ट्रेडिशनल स्मॉल अर्दन डैम built to collect rain water and recharge ground water। अब इसका क्या यूज तो खैर करते हैं कि हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए भी करते हैं, और ऐसे भी पानी उसमें कलेक्ट रहता है तो उससे हम अपने यूटिलाइज के लिए उसको यूज भी करते हैं। तो जोहाज जो है वो एक ट्रेडिशनल जैसे पारंपरिक पहले के समय में भी कह लीजिए और अभी भी आप देखेंगे कि पारंपरिक तौर पर एक छोटे छोटे अर्दन डैम्स बनाए जाते हैं जो कि वो रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, और जिससे कि पानी जो है अंडरग्राउंड रिचार्ज हो जाए उसके लिए इसको बनाया जाता है मोस्टली। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे फिशिंग कैट की बात कर रहा है, उसी चैप्टर 1 में ही आपका देखिएगा कि फिशिंग कैट के बारे में बात करें तो फिशिंग कैट फाउंड इन इंडिया वेटलैंड हैज partially webbed paws making it an excellent swimmer who dives for fish। फिशिंग कैट है ये, ध्यान रखिएगा, एक बिल्ली होती है जो कि आपके वेटलैंड एरिया में पाई जाती है, और इसका एक खासियत ये है कि है तो ये कैट यानी कैट के ग्रुप की ही एक है, बिल्ली ही होती है। इसका जो टेल होता है वो थोड़ा छोटा होता है बाकी कैट्स के मुकाबले, लेकिन इनमें इसमें खासियत ये होती है जो इसका जो पैर होता है ना, पैर में एक जैसे हम देखते हैं ना कि डक उसका जो पैर होता है उसमें देखिएगा एक पॉज टाइप का बना रहता है, वेब फीट बना रहता है जिससे कि वो तैरने में उसको हेल्प करते हैं। उसी तरीके से इनमें पार्शियल तौर पर, पूरी तरह तो नहीं लेकिन पार्शियली तौर पर देखेंगे कि इनका जो पैर है उनमें वेब टाइप का फिट होता है उनका, जो कि इनको एक बढ़िया स्विमर बनाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि आपके मणिपुर में है, और ये एक वर्ल्ड का इकलौता ऐसा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। वर्ल्ड में अगर आपसे पूछा जाए कभी कि फ्लोटिंग पार्क जो है पूरे वर्ल्ड में कहाँ है तो मणिपुर में ही है, ठीक है। और ये किस लिए फेमस है, इट इज फेमस फॉर यूनिक फोमिट्स, ये वर्ड याद रखेगा। जैसे हमने देखा है कि इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ है जोहाज, उसी तरीके से यहाँ फोमिट्स नाम का एक वर्ड आया, और इसमें जो है वेब फिट है, लेकिन वो क्या है फिशिंग कैट के पास, ठीक है। और कहाँ पाई जाती है तो वेटलैंड एरिया में पाई जाती है। तो उसमें कुछ अंडरलाइन किया पॉइंट, जो कि वर्ड अंडरलाइन किया था हमने वो इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर रहे हैं वो आप इसको आप क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, क्योंकि इससे याद रहेगा ये वर्ड। तो फोमिट जो होता है एक तरीके से कुछ ऐसे ग्रासेस या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल के लिए देखेंगे कि कुछ आसपास के जो घास है इस टाइप की चीजें वो कलेक्ट होकर के फ्लोट करने लगती हैं, ठीक है। तो वो फ्लोटिंग आइलैंड के तरीके से हो जाती हैं। तो उनका साइज जो होता है अराउंड 2 मीटर तक का होता है, 2 मीटर 3 मीटर तक का ये होता है इनका साइज जो होता है। तो इससे और ये फ्लोट करते रहते हैं, उन्हीं को कहा जाता है फोमिट्स कहा जाता है, ठीक है। फोमिट्स कहा जाता है, जो कि आपका क्या है फ्लोटिंग आइलैंड के नाम से भी इनको जाना जाता है। एंड द इंडेंजर्ड संगाई डियर, और यहाँ पर जो
ऐसे ही कुछ स्पीसीज हैं, जैसे उसमें एक संगाई डियर के बारे में बात कर रहा है जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज में आती है, यानी विलुप्त होती हुई प्रजातियों में से एक ऐसे स्पीसीज है ये एनिमल की, जो कि मोस्टली यहीं पाई जाती है। ठीक है, इट इज फाउंड इन द लोकटक लेक। ये कहाँ? लोकटक लेक में पाई जाती है, वो भी आपका कहाँ है? मणिपुर में। तो ये तो आपका क्या होगा कि एनसीईआरटी सीरीज का कुछ नोट्स था। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कल के क्लास में भी नेक्स्ट जो भी हमारा क्लास आएगा उसमें एनसीईआरटी का जो क्लास करेंगे, सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें, तो उसमें आगे का कुछ नोट्स इसमें हम नोट डाउन करवाएंगे और उसको फिर आगे हम जानेंगे। लेकिन इन सभी को, ये 4 जो पॉइंट्स में आपने को दिया हुआ है अलग अलग जो नोट्स है, इसको नोट डाउन करना है, बेहतर तरीके से हाईलाइट करना है, क्लीन राइटिंग में लिखना है, और इसको आपको क्या है रिवीजन बार बार करते रहना है कि ऐसे वर्ड आएंगे कभी आपके एग्जाम में डिफरेंट, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम्स होंगे, आरके मिशन है या मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल है, इस टाइप के एग्जाम में आपको रिलेटेड टू ईवीएस जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड बुक है उसमें पूछा जा सकता है। इसके लिए इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर हम जो क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, तो क्वेश्चन आप बुक से नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, सजेस्ट मेजर्स दैट कैन बी अंडरटेकन टू इंश्योर फेयर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो बात कर रहे हैं कि जो फेयर वर्क इन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन है, काम का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है सही तरीके से, उसके बारे में पूछ रहा है। कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं, क्या? क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना है। फिर इंश्योर इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, यानी ये इंश्योर करना है कि जो काम हम कर रहे हैं उस काम के बराबर हमें मजदूरी मिलना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर क्या है? प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, यानी स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करानी चाहिए या हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर क्या है? प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस, यानी यानी कहने का मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव जो किया जाता है ना वर्क प्लेस पर, उससे बचाव करना चाहिए। फिर प्रमोट एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी हमें एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए और वोकेशनल ट्रेनिंग्स को भी प्रमोट करना चाहिए। ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ नोट डाउन है, क्वेश्चन आपको देख के क्वेश्चन में आप देख लेंगे, बुक में क्वेश्चन आपके दिया होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट इज द एम ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो उसका मेन पर्पस क्या है? तो क्या है? द प्राइमरी एम्स ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इज टू एड्रेस द क्या है डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड इंश्योर द सर्वाइवल प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। यानी यहाँ पर सबसे प्राइमरी यानी प्राथमिक इसका एम्स उद्देश्य क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, उसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो सेक्स रेशियो जो है बच्चों का, यानी छोटे छोटे बच्चों का जो जन्म होता है ना, तो उसमें मेल और फीमेल, तो यानी कह लीजिए कि लड़की का भी जन्म होता है लड़के का भी जन्म होता है। तो हमारे समाज में पहले ऐसी कुछ धारणाएं थी, अब तो फिर भी कम हुई हैं। और कल भी हमने इसके बारे में बात किया भी था कि कितना डिस्क्रिमिनेशन, क्लास में आवर में भी हमने इसके बारे में बात किया है कि पहले के टाइम में खासतौर पर हरियाणा में इस चीज़ को लॉन्च भी किया गया था सबसे पहले, हरियाणा के पानीपत में, कि और वहाँ का जो सेक्स रेशियो था वो बहुत ही कम था। ठीक है, यानी 918 बाय 1000 का रेशियो वहाँ माना जाता था। तो यहाँ हम एक चीज़ और लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था? वो था आपका 918 बाय 1000। ठीक है, ये कहाँ का है? हरियाणा। ठीक है, ये चीज है। तो उसको हमको क्या करना था? इंप्रूव करना था, इसके लिए स्कीम लाया गया। ठीक है, फिर अगला क्या है? इसमें डिस्क्रिमिनेशन का डिफरेंट टाइप्स पूछ रहा है, तो उसमें हम देखेंगे कुछ डिस्क्रिमिनेशन के जो टाइप्स है उनके बारे में। तो क्वेश्चन में भी यही आपको लिखा हुआ है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट पीपल फेस। ठीक है, तो क्या है आपके कुछ ऑप्शन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट, विक्टिमाइजेशन, रेस एंड एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन और बिलीफ और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है,
मतलब वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उनके बारे में दिया गया। इसके बारे में और ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑफलाइन क्लास में भी इसके बारे में डिस्कशन हमने किया है, और एक बार और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग क्लास में। कुछ पॉइंट इसमें रह गया था, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज जो है, जो हमने लिखा है आपके लिए जो आंसर है, इसको आप नोट करेंगे, बुक से क्वेश्चन को नोट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे और एनसीईआरटी सीरीज का सेकंड क्लास उसमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज के लिए क्लास हम ओवर करते हैं। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंड आपका लाइफ बहुत बेहतर से बेहतर बनाइए और माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखते हुए ही सारे वर्क को करिए, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू।